हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, देखिए हम दो पार्ट्स में आपकी वीडियो ये बना चुके हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, जिसमें हमने अब तक 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे उनके रीजंस के साथ साथ। ठीक है ना। अभी मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अभी तक आए थे, उसके बेसिस पे हमने वो डिस्कस किए हैं। हम सीरीज़ वाइज सीरीज चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम 41 से लेकर 60 क्वेश्चन तक सारे डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा तो वो भी हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके चलेंगे, ठीक है। चलिए, 41 क्वेश्चन क्या बोलता है, द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपका इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, बैलेंस शीट आ जाती है, और कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। Which of the following is the main objective of a financial statement? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि भाई वो सॉल्वेंसी को देखना होता है। इससे पता चल जाता है कि कंपनी सॉल्वेंट है, मतलब ख़त्म, बैंकरप्ट होने वाली है। उसकी डेट कैपेसिटी देने की, मतलब उधार को कितना दे, अच्छे से दे पा रही है, और उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, ये सब हम इससे जान सकते हैं। तो ये सारे ही फंक्शन इसमें हो जाते हैं। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द फिक्स असेट्स आर शोन एट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फिक्स असेट्स हम किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट पे दिखाते हैं, मार्केट प्राइस पे दिखाते हैं, रिप्लेसमेंट प्राइस पे दिखाते हैं। तो हम फिक्स असेट्स फ्रेंड्स मार्केट प्राइस पर दिखाते हैं। जो इन्वेंट्री होती है वो कॉस्ट प्राइस, और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये आप लोगों ने सब पढ़ा भी होगा, तो मैंने कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको यहाँ पर बता दिया है। व्हाट इज 44th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं? कन्वेंशंस फॉलो होती हैं, कॉन्सेप्ट्स फॉलो होते हैं, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका सब्जेक्ट है एमबीए का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, उसमें आप ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भी, होप सो। ठीक है ना। अगर आपको इन तीनों में कोई डिफरेंसेस समझने में दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं इसके लिए आपके लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। चलिए, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 45 क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट द स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर ऑन द बेसिस ऑफ। जैसे देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो इन्वेंट्री होती है, स्टॉक होता है, तो वो एट कॉस्ट पर वैल्यू होता है या मार्केट प्राइस पे, विच एवर इज लोअर। तो ये सब किस चीज़ की बातें होती हैं? ये सब बातें होती है आपकी अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें से हमारे को दो स्टेटमेंट दे रखी है, हमारे को बताना है कि क्या पहली ट्रू है दूसरी नहीं, दूसरी ट्रू है पहली नहीं, या दोनों ट्रू हैं, या फिर दोनों फॉल्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये बात तो फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाई जाती है। एनी चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड अफेक्ट द यूटिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक बात है फ्रेंड्स। अगर आप कुछ भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया कुछ ऐसे सिद्धांत बना रखे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनाते हैं तो ये सारे सिद्धांत जो हैं क्या होने चाहिए? फॉलो होने चाहिए। और अगर ये कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। द बैलेंस शीट शोज। जो भी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट का क्या मतलब होता है? बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है आपका, जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें आप देखते हैं करंट असेट्स दे रखे होते हैं, करंट लाइबिलिटीज दे रखे होते हैं, ठीक है ना। वो पीरियड वाइज होती है कि भाई मान लीजिए 2021 और 2022। अब यहाँ पर हमारे करंट असेट थे 10,000 के, यहाँ पर 20,000 के हो गए, तो उसमें से भी हम जान पाते हैं कि कितनी वर्किंग कैपिटल में हमारा चेंजेस हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को भी हम उससे जान पाते हैं बैलेंस शीट से। द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल रिवील। जब भी हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उससे हमारे को क्या पता चलता है कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है और प्रॉफिटेबिलिटी, हम दोनों इसके बारे में हमारे को पता चल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल फैक्टर इज कॉल्ड। जो भी प्रोसेस होता है किसका? एक्सप्लेन करने का। जो भी मीनिंग होता है, सिग्निफिकेंस होता है, रिलेशनशिप होती है, तो वो काम करने का किसका मतलब होता है? उसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं हम किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने का, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ अ कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। जब भी हम क्या करते हैं कि भाई कुछ कंपनी के ही विद इन हम चीज़ें अगर कंपेयर करते हैं तो उसे इंट्रा फर्म कंपेरिजन बोलते हैं। और जब कंपनी ए और कंपनी बी के बारे में कंपैरिजन करते हैं तो इसको हम इंटर फर्म कहते हैं। इंटर, EINTER। जब कंपनी ए और कंपनी बी का कर रहे हैं तो
इंटर, और जब विद इन कंपनी कर रहे हैं तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। ठीक है, देखिए छोटी छोटी सी टर्म्स होती हैं, बट अगर हमारे को समझ में नहीं आती तो कहीं ना कहीं अगर बस आप भी पढ़ेंगे, निशान लगाएंगे और काम चल जाएगा, तो फ्रेंड उससे देखिए इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाएगी। मैं आपको इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे आपको लगे कि भाई हाँ, हमारे को इसमें भी बहुत कुछ समझने का होता है। सिर्फ एमसीक्यू ये नहीं है कि सिर्फ आपने ऑप्शन को चूज़ किया और आगे, वहाँ पर जब भी एग्जामिनेशंस में आएगा तो मिलता जुलता कुछ अलग ही क्वेश्चन बनाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट होती है। देखिए सबका फॉर्मेट अगर एक तरीके का होता है तभी तो हम एनालाइज कर पाते हैं कि भैया किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, नहीं तो सारी इतनी सारी कंपनीज हैं, हम किस पे देखेंगे? तो वही सब चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। विच टेक्निक यूज्ड, 52 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। विच टेक्निक यूज्ड फॉर फिगर्स ऑफ 2 और मोर पीरियड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फैसिलिटेट इजी एंड मीनिंगफुल कंपैरिजन। जब भी हम इजी एंड मीनिंगफुल कंपैरिजन के लिए हमारे को क्या करना चाहिए? इजी एंड मीनिंगफुल कंपैरिजन के लिए हमारे को कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी चाहिए। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर आप बनाते हैं इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपने एक फिगर दो फिगर दोनों लिखा तो आपने देखा कि अगर असेट आपने लिखा है तो ये हमारा इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये सब हमारे को कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाकर पता चल जाता है। डैश इज अ सिंपली द अमाउंट ऑफ कैश कमिंग इनटू अ बिजनेस। मतलब जब भी डैश क्या है, एक तरीके का सिंपली द अमाउंट ऑफ कैश कमिंग इनटू अ बिजनेस, कैश फ्लो या फिर इनफ्लो, मतलब दोनों चीज़ें बोल रखा है कि भाई देखिए अगर कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक तो पैसे का आना और एक पैसे का जाना, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों चीज़ें कंसिडर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, क्या कहना चाहता है? इफ़ अ वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्रीजेज। देखिए अब फ्रेंड्स अगर आप लोगों को अपनी 11th-12th की अकाउंट्स याद होगा तो आप भी सोच के बता सकते हैं कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और ओपनिंग स्टॉक को अगर आप ज़्यादा कर देते थे तो आपका क्या आता था? प्रॉफिट क्या आता था? डिक्रीज हो जाता था। बट अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाते थे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता था। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाया तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर लिया? डिक्रीज कर लिया। ठीक है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक न्यूमेरिकल लीजिए कोई भी, उसको सॉल्व करके देखिए, उससे भी आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगी। विच ऑफ दीज इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। देखिए रेशियो एनालिसिस होती है भाई, एक आपको मान लीजिए करंट रेशियो दे दिया, करंट रेशियो मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो अब ये एक रेशियो तो है, मान लीजिए 2:1 आ रही है, तो भाई इससे क्या मतलब पता चलेगा? तो ये देखिए हर एक चीज़ की कोई ना कोई पॉजिटिव और प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज होती हैं। तो ऐसी ही रेशियो एनालिसिस की भी होगी। तो रेशियो एनालिसिस की अगर हम बात करें तो दे आर कैलकुलेटेड ऑन पास्ट डेटा, ये तो लिमिटेशंस हैं ही है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट डेटा या फ्यूचर के डेटा पे बना रहे हो तो बात अलग होती। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में भी मैनिपुलेटेड, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। मैनिपुलेट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेटेड है तो आपने जो रेशियो एनालिसिस करी वो भी मैनिपुलेटेड हो गई। ठीक है, रेशियोज ओनली कंसीडर क्वालिटेटिव मैटर्स। तो फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ क्वालिटेटिव मैटर्स ही कंसिडर करती है। इंटर फर्म कंपेरिजन कैन बी डिफिकल्ट। हाँ, और जब अगर हाँ डिफरेंट होता है तो इंटर फर्म की कंपैरिजन को करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकली भी हम लोगों ने इस चीज़ को अनुभव किया है फ्रेंड्स। तो इसका ए बी सी तो हो जाएगा, बट ए बी डी तो हो जाएगा, बट सी जो है इसका आंसर नॉट अ लिमिटेशन, मतलब रेशियो एनालिसिस की ये लिमिटेशन नहीं है, आप इसको टिक कर सकते हैं। अगर आप दो ऑप्शन भी फ्रेंड्स एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाती है तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप अगर एग्जामिनेशन में पूछे या ना पूछे, बट आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको ये सब चीज़ें की नॉलेज होनी चाहिए। इनकरेक्ट कैश फ्लो प्लानिंग कैन लीड टू, अगर आपने इनकरेक्ट कैश फ्लो की प्लानिंग नहीं करी, मतलब कैश फ्लो की भाई प्लानिंग नहीं करी आपने, तो क्या हो जाएगा? आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब भी आप कंपनी में काम करेंगे कि भैया कैश फ्लो की जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो आपको अच्छे से करनी है। आगे पढ़ते हैं 57 क्वेश्चन। द 3 P's, 3 ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्रेस, पोजीशन, प्रोस्पेक्ट्स। इसका क्या मतलब होता है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू दिखाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी प्रोग्रेस हो रही है, पोजीशन कैसी है और प्रोस्पेक्ट आगे का प्रोस्पेक्ट कैसा है। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाईलाइट्स द ट्रेंड ऑफ डैश ऑफ द बिजनेस। मतलब जब भी हम कंपैरिजन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो उससे क्या पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और परफॉर्मेंस क्या है हमारी कंपनी की।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें कंसिडर हो जाती हैं। एनालिसिस ऑफ एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेज, जब भी हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्राइज करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, आपकी बैलेंस शीट शामिल होती है, P&L अकाउंट शामिल होता है, ट्रेडिंग अकाउंट शामिल होता है। तो सारी चीज़ें इसके अंदर हम इंक्लूड करके चलेंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं फ्रेंड्स, अभी आपको लग रहा होगा, बट फिर भी एक बार आप ओवरव्यू कर लेते हैं, 9-10 मिनट्स आपको डिवोट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर ही मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स, टूल्स, मेथड्स ऑफ एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या चीज़ें हमारे होती हैं, एवरेज एनालिसिस कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें ही कर सकते हैं, तो इनको हमारे को ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसका पार्ट 4 होगा आई थिंक, तो उसमें हम 61 से लेकर 80 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी इशू आता है फ्रेंड्स किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर अपना टाइमली अकॉर्डिंगली देखकर वीडियो बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।